गुड आफ्टरनून। हम लोग परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ रहे थे। ये टॉपिक जो है कंप्लीट न होने से आज हम जो है तीसरे लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। और आज जो है आज के लेक्चर में हम इसको जो है रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, अर्थात इस नियम की व्याख्या हम रेखा चित्र के द्वारा हम करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। रेखा चित्र हम बनाएंगे, तो बना लीजिए। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से आप रेखा चित्र बना लेंगे। यहाँ पर वो हो जाएगा, यहाँ पर x अक्ष, यहाँ पर आपका y अक्ष, ये जरूर लिखा करिए। यहाँ पर आप लिखेंगे परिवर्तनशील साधन, परिवर्तनशील साधन। आपने इस नियम में परिवर्तनशील साधन में क्या लिया है? श्रम लिया है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं श्रम। परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को लेना है, तो आपकी इकाइयाँ लिखिए या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। की इकाइयाँ परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ। तो परिवर्तनशील साधन श्रम, केवल इतना ही आप लिखते हैं, कि इकाइयाँ नहीं लिखते चलेगा। परिवर्तनशील साधन केवल लिख दीजिए श्रम, चलेगा। या फिर की इकाइयाँ की जगह की मात्रा भी आप लिख सकते हैं, यानी क्वांटिटी या इसकी यूनिट, है ना। ये आपको एक्स अक्ष पे दर्शाना है, और वाई अक्ष पे क्या दर्शाना है? यहाँ पर हम लिखेंगे कुल औसत और सीमांत उत्पादन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यानी कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, इसको हम y अक्ष पे लेंगे, और परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को हम यहाँ पे लेंगे। क्योंकि स्थिर साधन तो स्थिर है, वह 1 के रेशियो में है ही 1, तो इसलिए जो है उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। केवल परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि करने से जो है क्या परिवर्तन होता है, किस तरह से जो है परिवर्तनशील अनुपात नियम में जो 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, है ना, तो उसकी व्याख्या हम यहाँ पे चित्र के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुल उत्पादन से कुल उत्पादन वक्र का निर्माण करेंगे, औसत उत्पादन वक्र का निर्माण करेंगे, और सीमांत उत्पादन वक्र का निर्माण करके इन तीनों वक्रों की सहायता से हम तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे, और इसी को जो है हम व्याख्या इसमें रेखा चित्र के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए टीपी का जो आकार होगा, अब इसमें हमको यूनिट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं इसको। आप जो है इस तरीके से ये आपका होता है टीपी। इसका नाम क्या है? टीपी है भाई, टीपी फॉर टोटल प्रोडक्शन कर्व है, ये कुल उत्पादन वक्र है। सीमांत उत्पादन वक्र, यहाँ पर आप देखिए कुल उत्पादन वक्र, यहाँ पर आप देखिए ये मैक्सिमम हो जा रहा है। चित्र सही बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये अधिकतम हो जा रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पे ये अधिकतम हो रहा है, यहाँ से आप डॉट डॉट लाइन करके जो है इस तरीके से यहाँ मिला दीजिए। ठीक, पहले ही हमने क्यों मिला दिया अभी हम आपको बताएंगे। तो टीपी का आकार देखिए इस तरह से होता है। एमपी जो होता है,
एमपी जो होता है ये आप देखेंगे इस तरीके से होगा। इस तरीके से ये चीज़ इस तरीके से आपका एमपी वक्र होगा। ठीक है, ये आपका एमपी होगा। और एपी जो होगा वह कैसे होगा, उसका जो आकार होगा वह आपका होगा इस तरीके से। ये आपका एपी होगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए एपी वक्र, एमपी वक्र और आपका टीपी वक्र, तीनों को देखने से आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें इसको डॉट डॉट लाइन्स मिला सकते हैं। इस तरीके से। ठीक, और आप इसका जो है नामकरण भी कर सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, नामकरण में कुछ भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये यम हो गया, ये यन हो गया। यहाँ पर भी देखिए कुछ बिंदु आपको दिखाई देंगे, इसका भी आप नामकरण कर सकते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर भी एक बिंदु है जिसको आप डी लिख सकते हैं, और एक यहाँ पर बिंदु प्राप्त हो रहा है जिसको आप ई लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर भी तीन अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं। ये जो है आपका फर्स्ट स्टेज है, ये आपका सेकंड स्टेज है, ये आपका थर्ड स्टेज है। इस रेखा चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की तीन अवस्थाएं यहाँ पर भी प्राप्त हो रही हैं। कितनी अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं? तीन अवस्थाएं। फर्स्ट स्टेज, प्रथम अवस्था, आपने पिछले क्लास में आपने सारणी के द्वारा जहाँ पर स्पष्टीकरण देखा था, वहाँ पे आपने देखा था जो प्रथम अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? बढ़ते प्रतिफल का नियम। क्या बोलते हैं? बढ़ते प्रतिफल की अवस्था या नियम। तो ये पहली अवस्था क्या होगी? बढ़ते प्रतिफल की अवस्था या नियम। इस स्टेज में आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें, यहां पर आप देखिए कि ओ बिंदु से लेकर, देख रहे हैं, ए बिंदु भी जो है महत्वपूर्ण रखता है, यहाँ पे महत्व रखता है। वैसे ए से ओ से लेकर बी तक टीपी की यदि हम बात करें, पहली अवस्था में जो टीपी है, टीपी
ये पहली अवस्था में कहाँ से कहाँ तक है, ओ से लेकर बी तक। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक मोड़ का बिंदु आता है, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये आपका अधिकतम होता है, क्या, एमपी। जहाँ पर आपका एमपी अधिकतम होता है, यहीं पर जो है एक मोड़ का बिंदु, इसी को मोड़ का बिंदु बोलते हैं, झुकाव का बिंदु बोलते हैं। क्योंकि यहाँ तक जो है, यहाँ तक ए बिंदु तक, ओ से ए तक जो टीपी होता है, इसमें वृद्धि बढ़ते दर से होती है। लेकिन ए से, ए के बाद से जो वृद्धि हो रही है ए से बी तक, ये वृद्धि घटते हुए दर से हो रही है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रथम मोड़ का बिंदु बोलते हैं, सॉरी, इसको मोड़ का बिंदु या झुकाव की अवस्था बोलते हैं। क्लियर? जहाँ पे जो है आप देखेंगे कि ये क्या होता है, डी बिंदु दिखाई दे रहा है इसी पर, जो कि अधिकतम स्थिति में है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि सरल ढंग से समझने के लिए कि पहली अवस्था में आप देखिए टीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सीधी सीधी बात, टीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पूरा बी तक है। हम बात करें एपी की, एपी आप देखिए, एपी में ओ से लेकर ई तक है ना। तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपका एपी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़कर क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम। आप देखिए बिंदु ई पर, बिंदु ई पर क्या हो जा रहा है, अधिकतम हो जा रहा है। ठीक है ना। और एमपी देखिए, एमपी ये पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, घटने लगता है। ये बढ़ता है और फिर घटने लगता है। और ई बिंदु पर देखेंगे आप तो ये जो है एपी एमपी के बराबर हो जाता है, अर्थात जो एपी अधिकतम होता है वहाँ पर एमपी के बराबर हो जाता है, सीमांत उत्पादन के बराबर हो जाता है इस बिंदु पे। चूँकि एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे, इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एपी एमपी के बराबर हो जाता है। तो तीन चीज़ें, टीपी बढ़ रही है, एपी बढ़ते हुए अधिकतम हो रही है, एमपी पहले बढ़ती है फिर घटना शुरू कर देती है पहली अवस्था में ही। याद करिए पिछले क्लास में भी यही बताया गया था, यहाँ पर भी वही दिख रहा है ना रेखा चित्र में। चलिए सेकंड स्टेज में जो बातें मैंने सारणी द्वारा समझाई थी उसी को हम यहाँ रेखा चित्र के द्वारा दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से जो है देखिए ये बढ़ रहा है और कौन सा बढ़कर घटना शुरू कर दिया। ठीक है, सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज जो है, सेकंड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, अच्छा चूंकि इसमें क्या है, चूंकि इसमें एपी की बढ़ने की प्रवृत्ति है, बढ़ रही है एपी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बढ़ते प्रतिफल की अवस्था बोलते हैं, बढ़ते प्रतिफल का नियम। ठीक है, इसको हम घटते प्रतिफल का नियम बोलते हैं या घटते प्रतिफल की अवस्था। क्यों? क्योंकि आप देखिए पहले इसको एक्सप्लेन करिए कि दूसरी अवस्था में आप देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना, ओ से एम तक ये आपका पहली अवस्था, एम से एम तक आपका दूसरी अवस्था शुरू होती है। यहाँ पे देखिए टीपी जो है कहाँ पे है, बी से लेकर सी तक, बी से सी तक जो टीपी है वो दूसरी अवस्था में है। तो यहाँ पर आप देखिए टीपी यहाँ पे बढ़ रहा है, घटते दर से ही बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है, टीपी में वृद्धि हो रही है ना। और वृद्धि होकर ये सी बिंदु पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, बढ़ते हुए ये क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है ना। आगे चलिए, यहाँ पर आप देखिए कि एपी क्या हो रहा है, एपी अधिकतम हुआ था यहाँ पे, अब यहाँ पे घटना शुरू कर दिया, एपी घटना शुरू कर दिया, कमी हो रही है। और एमपी घट रहा है, पहले से ही घट रहा है और घटते घटते क्या हो जा रहा है, यन बिंदु पे देखिए शून्य हो जा रहा है। एमपी घटते हुए यन बिंदु पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है ना। चूंकि यहाँ पर एपी घट रहा है, औसत उत्पादन घट रहा है, इसीलिए इसको घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। तीसरी स्टेज, थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था आप देखिए, तीसरी अवस्था में क्या है,
यहाँ पर टीपी को देखिए, सी के आगे, सी के बाद आप देखिए टीपी गिरना शुरू कर दिया, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। ठीक है, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए कि इसमें जो है आप देखेंगे कि ऋणात्मक जो प्रतिफल की अवस्था है इसमें टीपी घट रहा है, टीपी घटना शुरू कर दिया, एपी घट ही रहा है, एमपी, ये एमपी यहाँ पे निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया। चूंकि तीसरी अवस्था में टीपी घटना शुरू कर देता है, कम होने लगता है, जिससे सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, इसीलिए जो है इस अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था बोलते हैं। क्लियर? कितना देखने में बहुत जटिल है, लेकिन आप ध्यान से समझिए, बहुत सरल है। अलग अलग समझ लीजिए। अब पहली अवस्था में टीपी बढ़ता है, दूसरी अवस्था में भी बढ़ता है, लेकिन तीसरी अवस्था से गिरना शुरू कर देता है ना। एपी पहली अवस्था में बढ़ता है और बढ़कर अधिकतम हो जाता है। पहली अवस्था में बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते वो अधिकतम अवस्था में पहुंच जाता है। दूसरी अवस्था में गिरना शुरू करते हैं, दूसरी अवस्था में एपी गिरना शुरू करता है, और तीसरी अवस्था में भी ये गिरता ही रहता है। गिरने की प्रवृत्ति इसकी दूसरी और तीसरे में है। एपी कहाँ पे गिर रहा है? दूसरे और तीसरे में। और टीपी कहाँ पे गिर रहा है? केवल तीसरे में गिर रहा है ना। एमपी पहली अवस्था में ही ये एमपी पहली अवस्था में ही अधिकतम होकर डी बिंदु पे गिरना शुरू कर देता है। पहली अवस्था में ही अधिकतम होता है और गिरना शुरू कर देता है। दूसरी अवस्था में ये गिरता रहता है, गिरते गिरते ये शून्य हो जाता है, और तीसरी अवस्था में क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। बस इतनी सी बात है। हर एक कर्व को, हर एक जो है वक्र को आप अलग अलग समझ लेंगे तो इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। इस चित्र को और इनमें जो अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं, इन तीनों में जो है, तीनों अवस्थाओं में जो तीनों आपके वक्र हैं, इसकी क्या स्थितियां हैं, है ना, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को मैंने रेखा चित्र के द्वारा जो है एक्सप्लेन किया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको कुछ बुक्स में जो है ये जो रेखा चित्र है कुछ इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ये जो आपका टीपी है, इसके लिए अलग से वक्र बनाया गया है, और टीपी के आधार पर जो है आपका एमपी और एपी के लिए अलग वक्र बनाया गया है। यहाँ पे इस तरीके से ये टीपी कर दिया यहाँ पे, है ना। जहाँ पर ये अधिकतम बिंदु है, प्रथम मोड़ है, मोड़ का बिंदु है, वहाँ पे जो है एमपी को जो है अधिकतम करके ऐसे गिरा दिया गया। ये आपका एमपी हो जाता है, ये एपी हो जाता है ना। ये आपका अधिकतम बिंदु, ये शून्य हो जाएगा। ये आपका जहाँ पे कट रहा है दूसरी अवस्था हो जाएगी। तो ये पहली अवस्था हो गई, दूसरी अवस्था हो गई, ये तीसरी, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, ये टीपी हो जाता है। तो इस तरीके से जो है चित्र बना हुआ आपको दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा आपने पढ़ लिया तो गलत हो गया, ऐसा पढ़ लिया तो सही हो गया, या ऐसा पढ़ लिया तो गलत हो गया, ऐसा पढ़ लिया सही है। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि एक ही नियम को अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या की गई है। हम आपको सरलतम ढंग से एक ही चित्र में तीनों वक्रों को समझाया है। आप इसको अलग अलग जो है दो रेखा चित्रों में इसको जो है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रथम जो आपका मोड़ का जो बिंदु है इसको भी दर्शाया गया है। आप इसको भी आप ऐसे लाइन करके खींच सकते हैं। ये आपका मोड़ का बिंदु है। हमने इसलिए नहीं खींचा क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे चार अवस्थाएं आपको दिखने लगेंगी, तो इसलिए हमने नहीं खींचा। आप खींच भी सकते हैं, नहीं भी खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं इससे। क्लियर बात? पूरे नियम को निष्कर्ष रूप में मैं आपको बता दूं कि पूरा नियम क्या कहता है। पूरे नियम में आपको परिवर्तनशील और स्थिर साधन लेने हैं, दोनों के अनुपात में
हमको क्या करना है, जिसमें परिवर्तनशील अनुपातों में क्या करना है, वृद्धि करना है और उसका उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना है। और उस प्रभाव को ही हमने देखा तो उस प्रभाव को देखने से ही 3 अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं। पहली अवस्था में क्या हो रहा है कि ये जो है तीनों बढ़ रहे हैं, जिसमें तीसरा घटने लगता है पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में आप देख रहे हैं सारी स्थिति यहाँ पे दिया हुआ है, फिर हम रिपीट नहीं करेंगे। तीसरी अवस्था में क्या स्थितियाँ प्राप्त हो रही हैं, लेकिन निष्कर्ष रूप में आप देखिए कि तीनों ही उत्पादन जो है, तीनों ही टीपी हो चाहे एपी हो चाहे एमपी हो, तीनों अंततोगत्वा तीनों क्या हो रहे हैं, इन तीनों में ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, घट रही है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम उत्पत्ति ह्रास नियम भी कहते हैं। तीनों में घटना ह्रास होना निश्चित है और संभावी है, और जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है रिटर्न, वो बढ़ता घटता और ऋणात्मक भी है। यानी अल्पकाल में जब अल्पकालीन उत्पादन फलन आप पढ़ रहे हैं, है ना, इस नियम की व्याख्या कर रहे हैं, तो इस नियम में आपको ऋणात्मक प्रतिफल भी प्राप्त होता है। ठीक, क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा हम और बताएंगे, थोड़ा समय और देंगे। इसमें जो है इस नियम की क्रियाशीलता का कारण क्या है और इस नियम का महत्व क्या है, बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं इसका कारण क्या है और इसका महत्व क्या है। ठीक, आइए हम बात करते हैं कि इस नियम की क्रियाशीलता के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ये नियम क्रियाशील होता है, अर्थात उत्पत्ति में ह्रास क्यों होता है, परिवर्तनशील जो अनुपातों का हम प्रयोग करते हैं उससे उत्पादन क्यों कम होता है, अंततोगत्वा शुरू में बढ़ता है फिर घटने लगता है, क्यों ऐसा होता है, इसकी क्रियाशीलता क्या कारण है। तो हम मुख्य कारणों पर आप चर्चा करते हैं। पहला तो है साधनों की अविभाज्यता। दूसरा आप लिख सकते हैं साधनों की सीमितता। कर लीजिए या फिर सीमित होना कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है स्थिर साधन का अल्प प्रयोग। और नेक्स्ट आप चौथा लिख सकते हैं, चौथा आपका हो सकता है साधनों का पूर्ण स्थापन, साधनों का पूर्ण स्थानापन्न न होना। साधनों का पूर्ण स्थानापन्न न होना। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी क्रियाशीलता का पहला कारण, दूसरा कारण देखिए यहाँ पहला कारण है साधनों की अविभाज्यता, दूसरा कारण है साधनों की सीमितता। देखिए अविभाज्यता, सीमितता। साधनों की अविभाज्यता का मतलब क्या है, साधनों की अविभाज्यता का मतलब ये है कि उत्पादन के जो है साधन जो होते हैं, तमाम ऐसे साधन होते हैं जो क्या होते हैं, वो अविभाज्य होते हैं। उनको जो है आप विभाजित करके उनका प्रयोग नहीं कर सकते, उनका प्रयोग टुकड़ों में, इकाइयों में नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें, आपको मशीन लेनी है ना, प्रोडक्शन के लिए मशीन लेनी है। अब आपको 10 लाख रुपए की मशीन लेनी है या 5 लाख रुपए की मशीन लेनी है, तो आप जो मशीन लेंगे तो आपको 5 लाख या 10 लाख जो है आपको एक साथ उसका जो है प्रयोग करना पड़ेगा। जब आप पूरा, मतलब ये नहीं है कि मशीन का थोड़ा सा पार्ट अभी ले लें, फिर 1-2 महीने बाद थोड़ा सा और पार्ट ले लें, फिर और पार्ट ले लें, मतलब उसको हम पार्ट में करके नहीं ले सकते। जब भी आप उसका उपयोग करेंगे तो पूरे मशीन का करना पड़ेगा, आप आधे मशीन का प्रयोग नहीं करेंगे।
आपको लेना है, उत्पादन क्रिया में भी काम कराना है, तो पूरे मशीन का प्रयोग एक साथ होगा, उसको आप विभाजन नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है साधनों की जो अविभाज्यता होती है और दूसरा जो है साधनों की जो सीमितता होती है। जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। वैसे भी कहा गया है, रॉबिन्स की परिभाषा याद कीजिए अर्थशास्त्र में, कि जो साधन होते हैं वे क्या होते हैं? सीमित होते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, साधन सीमित होते हैं। सीमित साधनों में हम यहाँ पे बात करें उत्पादन के जो मुख्य साधन हैं, उसमें हम सीमित साधनों में विशेष रूप से हम भूमि की बात करते हैं। भूमि है, जमीन है, उसमें जो है वृद्धि नहीं होती, वो उसका क्या है, आकार सीमित है, अब उसमें वृद्धि तो नहीं सकती, है ना, क्योंकि ये प्रकृति का क्या है, एक उपहार है, गिफ्ट है, जिसमें क्या होता है, सीमितता का गुण होता है, कृपणता का गुण होता है। तो साधनों का सीमित होना और इसका अविभाज्य होना, ये कारण जो है, इसके कारण अविभाज्यता और सीमितता के कारण ही साधनों के ये नियम जो है क्रियाशील होता है। क्योंकि इसी के कारण क्या करना पड़ता है कि हमको जो है अल्पकाल में, चूँकि ये अल्पकाल से संबंधित है, तो अल्पकाल में हमको क्या करना पड़ता है कि जो अविभाज्य साधन होते हैं, है ना, जो सीमित साधन होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको जो है हम विशेष रूप से, हमने भूमि की बात की, पूंजी की बात की, तो इसको हम स्थिर साधनों के रूप में प्रयोग करते हैं, उसमें हम वृद्धि नहीं कर सकते। और जब हम स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो है आपको इस तरह से जो है प्रतिफल आपको देखने को प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ दिया हुआ है स्थिर साधन, तीसरा कारण स्थिर साधनों का अल्प प्रयोग। स्थिर जो साधन भी होते हैं उनका प्रयोग कैसा होता है, थोड़ा सा होता है। अब देखिए, जैसे आपने देखा, आपने भूमि का प्रयोग किया, श्रम का प्रयोग किया, आपने जो है एक, 2, 1, 3, 1, 4 और एग्जाम्पल ले लेते हैं। पूंजी ले लीजिए, पूंजी मशीन को ले लीजिए, श्रम ले लीजिए, 1, 2, 1, 3, 1, 4। चूँकि हम इसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, स्थिर साधनों का हम प्रयोग जो कर रहे हैं वो थोड़ी मात्रा में कर रहे हैं, यानी 1 एकड़ भूमि या 1 हेक्टेयर भूमि का ही हम प्रयोग कर रहे हैं, इसमें हम वृद्धि नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हम थोड़ी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, अल्प मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। मशीन, एक ही मशीन का उपयोग कर रहे हैं, शुरू में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है उत्पादन? क्योंकि एक मशीन का आपने प्रयोग किया, एक लेबर उसमें लगा, तो हो सकता है कि जो उत्पादन हुआ वो 2 लेबर लगने से उत्पादन में वृद्धि हो जाए। एक ही मशीन में जब 2 लेबर लग जाए, एक मशीन में 2 लेबर करने पर उत्पादन बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाए? क्योंकि हो सकता है कि एक लेबर से जो मशीन की क्षमता होती है, पूर्ण कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी, उसका पूरा उपयोग ना हो पा रहा हो। एक लेबर जो है पूरा उपयोग इसका ना कर पा रहा हो मशीन का, उसकी क्षमता और भी है, उसका उपयोग एक लेबर नहीं कर पा रहा था। जब 2 लेबर लग गए तो इसका अधिक उपयोग होने लगा, तो उत्पादन बढ़ गया। 3 लेबर लगा, हो सकता है यहाँ भी जो है इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग ना हो पा रहा हो, तो यहाँ पर भी 3 लेबर लगने पर भी क्या हो जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन एक सीमा तक जो है, जब इसकी जो है क्षमता पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये स्थिर साधन है, एक बार क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जब इसकी लेबर संख्या बढ़ेगी तो इसकी जब फुल कैपेसिटी में जब उत्पादन देना शुरू कर देगा, तो उसके बाद आप लेबर बढ़ाते जाइए तो इसके उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। फिर इसमें क्या होगा, ह्रास होना शुरू हो जाएगा, कमी होनी शुरू हो जाएगी। वही हाल यहाँ पे है। एक लेबर काम कर रहा है भूमि में, जो उत्पादन हो रहा है, 2 लेबर करने से उसमें वृद्धि हो सकती है, क्योंकि हो सकता है एक लेबर ने इसका जो है भरपूर जो है इसमें जो है परिश्रम न कर पाया हो, उत्पादन ना हो पाया हो। 2 लेबर लगने पर उत्पादन बढ़ गया, तीसरे लेबर पे भी बढ़ गया। मान लीजिए जो है तीसरे लेबर पे भी उस भूमि का जो है सही ढंग से उपयोग ना हो पाया हो, तो इसलिए बढ़ रहा है। लेकिन बाद में तो घटना शुरू अवश्यंभावी है ना, जब उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग हो जाएगा उसके बाद तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा।
उसके बाद तो घटना निश्चित है। तो एक सीमा के बाद जो है उसका घटना निश्चित है ना। क्यों निश्चित है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है इसका जो एक साधन आपका स्थिर साधन है, इसका आप कम उपयोग कर रहे हैं, अल्प उपयोग कर रहे हैं। इसका जो प्रयोग कर रहे हैं अल्प प्रयोग कर रहे हैं, इसमें आप वृद्धि नहीं कर रहे हैं। इसमें सीमितता अविभाज्यता का गुण है, जिसके कारण जो है अंततोगत्वा उत्पादन में कमी होना निश्चित है। इसीलिए जो है आप देखें कि ये नियम जो है यानी उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। और ये भी बात है कि साधनों का पूर्ण स्थानापन्न न हो पाना। पूर्ण स्थानापन्न मतलब कि जैसे आप मशीन नहीं बढ़ा रहे हैं, केवल लेबर ही बढ़ा दे रहे हैं। केवल लेबर बढ़ा देने से आपका जो है साधन बढ़ गया, आगत बढ़ गया, इनपुट बढ़ गया, उससे जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप एक मशीन पर ही आप केवल लेबर बढ़ाते जाइए। ये मशीन जो है, लेबर जो है मशीन का काम करने लगेगा। लेबर मशीन का काम तो कर नहीं सकता, एक सीमा तक तो कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद नहीं कर सकता। तो पूर्ण रूप से स्थानापन्न नहीं है। तो मशीन के रूप में जो है ये पूर्ण रूप से स्थानापन्न श्रम नहीं हो सकता। इसीलिए जो है उत्पत्ति में क्या होता है, ह्रास होता है। इसीलिए ये नियम क्रियाशील होता है। ठीक है, इस नियम के कुछ महत्व भी हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये नियम क्या है, सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक। ये नियम क्या है, सार्वभौमिक है, सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है। आपको शुरू में मैं बताया था जब पढ़ा रहा था नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जब प्रकृति में पढ़ा रहा था, वहाँ मैं आपको बता रहा था कि अर्थशास्त्र में क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो क्या है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। जिसमें मैंने आपको नाम भी बताया था, कुछ उपभोग के नियम, जिसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, और हमने उत्पत्ति ह्रास नियम का भी नाम लिया था। तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम भी क्या है, एक सार्वभौमिक नियम है, सर्वव्यापी है। ये भी सब जगह लागू होता है, सब जगह, हर क्षेत्र में लागू होता है, कृषि में ही नहीं, उद्योग में, सब जगह, हर जगह जो है नियम लागू होता है, हर स्थान पर लागू होता है। इसीलिए ये क्या है, एक सार्वभौमिक नियम। ठीक है। दूसरा, ये माल्थस के नियम का आधार है। माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, जनसंख्या सिद्धांत का आधार है। क्या है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत? अब यहाँ पढ़ाने की ये ज़रूरत नहीं है हमको, लेकिन मैं इतना बता दूँ, माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न के बीच जो है जो अनुपात है, रेशियो है, उसकी व्याख्या की गई। और जो इसकी व्याख्या है उसका आधार जो है आपका उत्पत्ति ह्रास नियम ही है। क्योंकि शुरू में क्या होता है, खाद्यान्न और जनसंख्या के अनुपात को देखा जाए तो जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। लेकिन माल्थस ने कहा था कि वृद्धि को कंट्रोल नहीं किया गया तो प्रकृति क्या करेगी, स्वतः इसको कंट्रोल कर देगी। अर्थात वृद्धि होते होते एक ऐसी स्थिति आएगी जब उसमें क्या होगी, ह्रास होना शुरू हो जाएगी, मतलब जनसंख्या में कमी होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो उसका आधार क्या है, ये उत्पत्ति ह्रास नियम ही है। इसी तरीके से रिकार्डो का जो है लगान का सिद्धांत, रिकार्डोज जो रेंट थ्योरी है उसमें इन्होंने विस्तृत खेती की बात की है। वहाँ पर भी जो इन्होंने व्याख्या की है, जो भूमि की उत्पादकता है, आदि सीमांत और सीमांत भूमि की जो बात इन्होंने की है, वहाँ पे उसमें अंतर क्यों होता है, लगान क्यों प्राप्त होता है, तो इसका भी आधार क्या है, इसका भी आधार उत्पत्ति ह्रास नियम ही है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम ही है। तो इस प्रकार जो है और भी इसके बहुत सारे महत्व हैं,
तो इस प्रकार से जो है इन सारे जगहों पे देखा जाए, दैनिक जीवन में भी इसका महत्व है, जो नए आविष्कार हो रहे हैं, है ना, उसमें भी इसका महत्व है, क्योंकि इसी ने क्या किया, इसने बताया कि अंततोगत्वा क्या होगा, आपका उत्पादन में कमी होना निश्चित है, इसलिए इस पर क्या किए गए, शोध किए गए, आविष्कार किए गए, तो उसका भी आधार बन गया। तो इस प्रकार से जो है उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में भी यहाँ पर आप देख ही रहे हैं और दैनिक जीवन में भी इसका महत्व है। तो आज जो है इस क्लास में हमने जो है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की जो आपका जो नियम है इसकी पूरी व्याख्या यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।